हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है और बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर भी है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको लास्ट में कुछ बोर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। वो क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने हैं, उनके आंसर जो हैं फाइंड आउट करने हैं और अपने रजिस्टर में नहीं करने हैं। ठीक है, केवल उनके आंसर आपको आने चाहिए। वो क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो आपकी नॉलेज में भी होनी चाहिए। अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर डिटर्जेंट से। लास्ट में हमने सोप पढ़ा था। सोप का एक ड्रॉबैक था कि सोप जो हैं वो केवल सॉफ्ट वाटर में ही क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं और हार्ड वाटर में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, जो कि सोप में से सोडियम को रिप्लेस करके सब्सटीट्यूट करके क्या बना लेती हैं, एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट बना लेती हैं, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हार्ड वाटर में रहता है और क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट होते हैं। सोडियम का सिंबल होता है Na, एल्किल मतलब होता है R। R मीन्स लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है, उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट RC6H5SO3Na। R क्या है यहाँ पर? एल्किल ग्रुप है, यानी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। सोडियम का सिंबल Na और बेंजीन का जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो है C6H5। वैसे तो C6H6 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर रिप्लेस हो गया है RSO3Na से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर C6H5 लिखा है, इसलिए इसका नाम जो है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होता है। इसका मतलब यह है कि डिटर्जेंट जो होते हैं उनके जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं उनमें सल्फोनेट ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, तो इनके केमिकल फार्मूला होते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। इसका एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट कैन परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन सॉफ्ट वाटर एज वेल एज हार्ड वाटर। डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, सोप में क्या था कि वो केवल सॉफ्ट वाटर के साथ ही क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म कर पाते थे, हार्ड वाटर के साथ नहीं कर पाते थे। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सब्सटीट्यूट द सोडियम आयन्स फ्रॉम डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सोप के बारे में पढ़ा था ना। सोप में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट बन जाते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, देखो सोप का इसमें जो फॉर्मूला है, मान लो ये होता है, इसका जनरल फॉर्मूला डिटर्जेंट का क्या होता है, RO3Na। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो हार्ड वाटर में जब हम इस डिटर्जेंट को मिला रहे हैं तो हार्ड वाटर में क्या होंगे, कैल्शियम के आयन होंगे। ये कैल्शियम के आयन सोडियम को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और इसकी जगह हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे कैल्शियम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सॉल्ट मिलता है ना, ये सल्फेट का सॉल्ट होता है। ठीक है, और ये होता है सॉल्यूबल। क्या होता है? सॉल्यूबल। जबकि वहाँ पर हमने जो पढ़ा था, वहाँ पर जो फॉर्मूला था वो था RCOONA। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो Na था वो कैल्शियम से रिप्लेस हो रहा था, कैल्शियम आयन से रिप्लेस हो रहा था। तो क्या बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था, तो यहाँ पर तो कैल्शियम के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर सोडियम के सल्फोनेट सॉल्ट बनते हैं, सॉरी कैल्शियम के सल्फोनेट सॉल्ट, जो कि सॉल्युबल होते हैं। इसलिए जो डिटर्जेंट हैं वो हार्ड वाटर के साथ इजीली क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। दीज सल्फोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। देखो ये वाली लाइन देखना, दीज सल्फोनेट्स आर सॉल्युबल इन हार्ड वाटर। ये सल्फोनेट किसके हैं? ROSO3Ca। ठीक है ना, ये जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है,
These sulfonate are soluble in hard water and do not precipitate like soap। और सोप की तरह ये प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, ठीक है ना। इनसॉल्युबल नहीं होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। दस डिटर्जेंट कैन परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन विथ हार्ड वाटर। इसलिए डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर के साथ क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन करते हैं। इट कॉस्ट वाटर पॉल्यूशन, वाटर को गंदा कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट डिकम्पोज इट ईजीली, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें वाटर के अंदर जो पाए जाते हैं ना फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, इसका प्योरीफिकेशन नहीं हो पाता है, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ड्रॉबैक भी है डिटर्जेंट का। अब हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की क्वालिटी को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल पेपर के जो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं उनमें भी है ये एक, ठीक है। द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ डिटर्जेंट इज इंक्रीज्ड बाय मिक्सिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सोडियम पर ऑक्सीबोरेट एंड सम फ्लोरोसेंट कंपाउंड इन डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक तो फॉस्फेट मिलाए जाते हैं, सोडियम परऑक्सीबोरेट, क्या मिलाया जाता है? सोडियम परऑक्सीबोरेट मिलाया जाता है, और कुछ फ्लोरेसेंट मतलब कुछ सुगंधित कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं स्मेल के लिए, ताकि इसकी स्मेल अच्छी आए, ठीक है। क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। अब इसका क्लीनिंग प्रोसेस समझ लेते हैं क्या होता है। सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। सोप मॉलिक्यूल दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था RCOONA, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है R, तो R वाला जो पार्ट है ना, ये तो कहलाता है हाइड्रोफोबिक। कौन सा पार्ट कहलाता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाता है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक। क्या कहलाता है? हाइड्रोफिलिक। तो सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक नाम से पता पड़ रहा है, हाइड्रोफोबिक का मतलब वो पार्ट जो वाटर से दूर रहता है ना, वाटर के अगेंस्ट रहता है, या वाटर हीटिंग पार्ट कह सकते हो उसको आप, वो तो कहलाता है हाइड्रोफोबिक। मतलब ये वाटर हीटिंग है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑयली पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो डर्ट, कपड़े पर जो गंदगी लगी हुई होती है, ऑयली पार्ट जो लगा हुआ होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करता है? जो क्लोथ में जो डर्ट होती है या ऑयल जो होता है ना, उसको डिज़ोल्व करने में हेल्पफुल होता है, उसको डिज़ोल्व करता है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है सोप का, ये उस हाइड्रोफोबिक पार्ट से जुड़ा हुआ होता है जो कि वाटर की तरफ मूव होता है, ठीक है, जो कि वाटर की तरफ मूव होता है। तो पढ़ते हैं इसको। हाइड्रोफोबिक पार्ट कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन वाला होता है। जैसे एक बार फिर से देखते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कैसे। जैसे मान लो सोप का फॉर्मूला क्या होता है? Se17S35, ठीक है, COON, ये एक सोप का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये सोप का फॉर्मूला है। तो C17S35 वाला जो ये पार्ट है, ठीक है, ये तो है हाइड्रोफोबिक पार्ट। कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है COONA वाला, ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, इट अट्रैक्ट टूवर्ड डर्ट और ऑयली पार्ट ऑफ क्लोथ एंड हेल्प्स टू डिजॉल्व इट। और ये क्या करता है? जो डर्ट होती है उसको डिजॉल्व करने में हेल्प करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट अट्रैक्ट टूवर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसके अगेंस्ट जो अपोजिट पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है एंड हेल्प्स टू पुल आउट द ऑयली पार्ट फ्रॉम द क्लोथ्स इन वाटर। और ये क्या करता है?
वाटर में क्लोथ्स में जो डर्ट मिली हुई होती है उस डर्ट को बाहर की तरफ खींचकर ला मूव्स आउट करने का काम करता है, बाहर लाने का काम करता है, जिससे हम जब कपड़े को क्लोथ को पानी से बाहर निकालते हैं और उसको स्क्वीज करते हैं तो वो वाटर के साथ जो ऑयली पार्ट होता है वो भी बाहर आ जाता है और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। गंदगी क्या होती है, कपड़े के साथ बाहर आ जाती है, ठीक है। तो गंदगी जब उस वाटर के साथ बाहर आएगी तभी तो कपड़े साफ़ होंगे। तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट उस हाइड्रोफोबिक पार्ट से जुड़ा हुआ होता है ताकि वो हाइड्रोफोबिक पार्ट में डिज़ोल्व हुई डर्ट या ऑयली पार्ट को वाटर के साथ बाहर निकाल सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो कंपोनेंट मिलकर हमारे क्लोथ को साफ कर देते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, ओके। अब है मिशेल, ये जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर ये इसे मिशेल कहते हैं, ठीक है ना। सोप के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऑयल के चारों तरफ जमा हो जाते हैं, है ना, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, मिशेल। इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, मिशेल कहलाता है। मतलब इसका जो ये एक पार्ट जो है ये वाला, ये जो इनवर्ड पार्ट जो होता है, ठीक है ना, ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ये तो आउटवर्ड पार्ट है, ये कहलाता है COONA वाला पार्ट, ठीक है। और ये कहलाता है C17H35, C17H35, ये तो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। और ये होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ये वाला पार्ट तो बाहर की तरफ मूव होता है और ये अंदर की तरफ मूव रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑयल के चारों तरफ सोप के मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और कपड़े को क्लीन कर देते हैं, क्लोथ को क्लीन कर देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, इससे अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट्स हैं डिटर्जेंट के, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्जेंट की, क्या हैं, डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, या हम इनको कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डिटर्जेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इनको कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये सोप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनको समझ लेते हैं। सोप्स, दीज आर सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का सिंबल Na और पोटेशियम का सिंबल K, इसलिए हमने यहाँ पर सिंबल की फॉर्म में लिखा है। दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। डिटर्जेंट क्या होते हैं, दीज आर सोडियम एल्किल सल्फेट, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, दीज आर सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। सोप डू नॉट परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर, जैसा कि हमें मालूम है सोप हार्ड वाटर में क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। दे परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। दे प्रोड्यूस स्कम, स्कम होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो कैल्शियम आयन सोडियम को रिप्लेस करने के बाद बनाते हैं ना, उसे स्कम कहा जाता है, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है सॉल्यूशन में। दे डू नॉट प्रोड्यूस स्कम, जबकि डिटर्जेंट स्कम प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि वो सॉल्युबल हो जाता है। सल्फोनेट सॉल्ट जो बनते हैं कैल्शियम के, वो कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। दे आर ईजिली डिकम्पोज्ड, ये ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं सोप्स, और जो डिटर्जेंट है ये ईजिली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। दे कॉज वाटर पॉल्यूशन, दे डू नॉट कॉज, देखो सोप जो होते हैं ये वाटर पॉल्यूशन नहीं करते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दे कॉज्ड वाटर पॉल्यूशन सोप में, और डिटर्जेंट में हम ये लिख सकते हैं दे डू नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, सॉरी दे कॉज वाटर पॉल्यूशन। सोप क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन नहीं करते हैं, दे डू नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, और डिटर्जेंट में हम लिखेंगे दे कॉज वाटर पॉल्यूशन। अब है फाइंड आउट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है, या फिर इनको फाइंड आउट कर लेना। जितने क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं अच्छी बात है, जितने नहीं मिलते हैं
वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप इनको सेल्फ करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग देख लेना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, आपको बताना है कि इसमें से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस कौन सा है। टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, टर्न्स लिटमस सॉल्यूशन इनटू कलरलेस, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लिटमस सॉल्यूशन। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस आर डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको बताना है इंसुलेटर होगा, कंडक्टर होगा, सेमी कंडक्टर होगा, नो इफेक्ट। एसिड और बेस का सॉल्यूशन कैसा होगा। पीएच ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ विच आयंस, यहाँ पर पीएच ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम में कौन से आयंस लिए जाते हैं। आपने केमिकल फार्मूला पढ़ा है पीएच कैलकुलेट करने का, तो आपको उससे पता पड़ जाएगा कि इसमें क्या आएगा। H2O आएगा, OH माइनस आयन आएगा, H प्लस आयन आएगा, Na आएगा। विच वन इज़ द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच इसमें से कौन सा सही है, 7, 14, 11 या 4। आपको अगर आपने पीएच स्किल अच्छे से पढ़ी है तो आप आंसर बता सकते हो कि एसिडिक सॉल्यूशन होने के लिए पीएच रेंज क्या होती है और उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। 7 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 11 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। इन मिशेल फॉर्मेशन हाइड्रोकार्बन टेल इज़, मिशेल फॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा है, उसमें हाइड्रोकार्बन जो टेल होती है, हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ होता है, यानी ऑयल वाले पार्ट की तरफ होता है। आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब वाटर वाले पार्ट की तरफ होता है। वेरिएबल होता है या टूवर्ड एनी साइड, या किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, तो आप ये आंसर दे सकते हो। इन विच मीडियम डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन आर स्टोमक, हमारे स्टमक में फूड का जो डाइजेशन होता है वो किस मीडियम में होता है, ठीक है। विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन फूड फायर एक्सटिंग्विशर, सॉरी, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस, कौन सा केमिकल काम में लिया जाता है, ठीक है। ये आपको पता, आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला लिखना है। विच गैस इज रिलीज ऑन कीपिंग ब्लीचिंग पाउडर इन ओपन एरिया, ब्लीचिंग पाउडर को ओपन एरिया में रखने पर वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है। इन विच टाइप ऑफ वाटर सोप्स वर्क, इन विच टाइप ऑफ वाटर सोप वर्क्स, सोप किस टाइप के वाटर के साथ वर्क करता है और किसके साथ नहीं करता है, ये हमने पढ़ लिया है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, इसमें से क्या आएगा, हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर। विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स एक्सेप्ट प्रोटोन, वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कौन से सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं। एसिड बेस थ्योरी के बेस पर आपको बताना है कि प्रोटोन एक्सेप्टर कौन से होते हैं। विच एसिड इज़ फाउंड इन स्टिंग ऑफ आंट, रेड आंट, जो चींटी होती हैं उनके स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, उस एसिड का नाम लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट आर प्रोटोन डोनर कंपाउंड्स कॉल्ड, प्रोटोन डोनर कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये आपने जो थ्योरीज पढ़ी होंगी ना एसिड बेस थ्योरी, उनके बेस पे इसका आंसर मिलेगा आपको। हाउ ड्रिंकिंग वाटर इज मेड बैक्टीरिया फ्री, वाटर को बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड काम में लिया जाता है, कौन सी चीज़ मिलाई जाती है। हाउ एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड, एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, एक इक्वेशन देनी है, एक एग्जांपल देना है। नेम 2 सोडियम सॉल्ट, 2 सोडियम सॉल्ट के एग्जांपल आपको यहाँ पर देने, मतलब ऐसे सॉल्ट जिनमें Na आता है, ठीक है। 2 सॉल्ट देने हैं सोडियम के। विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग क्रैक्ड बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए कौन सा कंपाउंड काम में लिया जाता है। इन अ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 1 × 10⁻⁻4 ग्राम मोल पर लीटर, फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन, टेल वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और एल्केलाइन। ये आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे पीएच, ठीक है, पीएच के फॉर्मूले से, और आपको बताना है कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या एल्केलाइन। जिसने पीएच वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आ जाएगा,
ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। राइट नेम्स एंड यूजेस ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड टू स्ट्रॉन्ग बेस। हमने एसिड और बेस के यूजेस पढ़े हैं, तो उनमें से दो स्ट्रॉन्ग एसिड के यूज़, ठीक है, मतलब जो हमने यूजेस पढ़े हैं एसिड के अलग अलग, उनमें से एसिड और बेस के यूज़ लिखने हैं अलग अलग। दो अलग अलग एसिड के लिखने हैं और दो अलग बेस के लिखने हैं। व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्वेश्चन जो है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्रिस्टलाइन वाटर किस नाम से था, ये क्रिस्टलाइन वाटर के नाम से था। तो इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल आपको देने हैं, इसके एग्जाम्पल भी हमने अच्छे से पढ़े थे। ये जो क्वेश्चन हैं ये बोर्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक नोट्स में मिल जाएंगे बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन हैं ये लास्ट ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप देख लीजिए इनको, और इन क्वेश्चंस को आपको कॉपी में या रजिस्टर में नहीं करना है। केवल ये क्वेश्चन इसलिए हैं ताकि आपके नोटिस में रहें, आप इनको रजिस्टर में अपनी बस क्वेश्चन जो हैं ये ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इनके आंसर आपको वैसे ही उसमें जो आपने वर्क किया होगा अभी तक नोट्स में, उसमें मिल जाएंगे। तो ये आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। मैं आप पीछे स्क्रीन को सेकंड पेज, ये आप कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ये राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और इनके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। मतलब कॉपी में नहीं करने इनके आंसर, केवल आपको फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया समझो। वैसे तो आपको 100% पूरा चैप्टर कवर करना है, लेकिन ये क्वेश्चन करने से आपके टर्म्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब इन्हीं में से ही एग्ज़ाम में भी, बोर्ड एग्ज़ाम में भी पेपर आएगा, एक ना एक क्वेश्चन इनमें से भी आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर मत कीजिएगा। तो ये आज चैप्टर फिनिश हो गया है। ये क्वेश्चंस आप सर्च कीजिएगा अपनी नोटबुक में जहाँ आपने नोट्स अच्छे से करे हैं। ठीक है, और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, जय श्री कृष्णा।